जय हिंद बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल सा चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज आ गए हमें स्टूडेंट्स आपके लिए लेके क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 जनवरी है। हमारा वीडियो 26 जनवरी के दिन शूट हो रहा है। जैसा कि आपको पता है आज के दिन संविधान लागू हुआ था। तो आज अपन एक ऐसा हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं जिसमें हमें पता लगेगा कि गांधी जी ने कैसे ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था बिना लड़ाई करे। तो आज गांधी बाबा के हम दो इम्पोर्टेंट मूवमेंट पढ़ने वाले हैं। पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आज हम आपको ऐसी चीज़ें लिखवाने जा रहे हैं जो आप एज इट इज़ आपके एग्जाम में लिख कर आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट पाएगा स्टूडेंट। तो जैसा हम लिखवाएं वैसा आप आज नोट कीजिए। आपको फुल मार्क्स लाने से इन दोनों टॉपिक में कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड्स में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के गांधी बाबा के दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। क्वेश्चन आना यहाँ से बनता है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। आशा करते हैं आप इस वीडियो को आपको इस वीडियो में बताया गया सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। आज अपन ने जो स्टूडेंट्स टॉपिक रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जैसा जैसा हम लिखवाते जाएं वैसा वैसा आप लिखते रहिएगा क्योंकि आप एज इट इज इसको बोर्ड में लिख कर आइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलने वाले। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ब्रिटिश, अभी आपको बता दें आया कब था, 1920 में आया। पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आने से पहले ये कब आया, 1920 में इसको गांधी जी ने क्या किया, स्टार्ट किया इस मूवमेंट को। लेकिन ये मूवमेंट आया क्यों? क्योंकि इसके 3 रीज़न थे। पहला रीज़न था स्टूडेंट जलियनवाला बाग मैसेकर, और कहें रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था स्टूडेंट जिसमें ये था कि अगर इंडियंस कोई भी ऐसा काम करते हैं, वायलेंस करते हुए या प्रोटेस्ट करते हुए मिलते हैं तो उनको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा बिना किसी, मतलब उन्होंने कुछ किया भी ना हो तो उनको जेल के अंदर डाल सकते हैं। इसको रॉलेट एक्ट कहते थे। इसे गांधी जी ने ब्लैक लॉ के नाम से भी इसको कहा था, काला कानून भी कहा था। तो एक रॉलेट एक्ट कि बिना किसी बात के भारतीय को अंदर डालना, इंडियन को जेल के अंदर करना। दूसरा था स्टूडेंट जलियनवाला बाग मैसेकर। उस दिन क्या हुआ था, ये बात है 13 अप्रैल 1919 की ये बात है कि बैसाखी फेयर का डे था और उस दिन सभी लोग इकट्ठे हुए थे जलियनवाला बाग में। पंजाबी लोग और इंडियंस लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए थे। कुछ अपने फेयर को करने के लिए हुए थे और कुछ लोग जो है कुछ बातें करने के लिए हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए। तो वहाँ पे जनरल डायर करके एक ब्रिटिशर पहुँचता है, वो सारे गेट्स को क्लोज करा देता है जलियनवाला बाग के, और फिर एग्जिट पॉइंट जो होते हैं उनको क्लोज करा के फिर वो वहाँ पे ओपन फायर करा देता है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, मसकर होता है, एक हत्याकांड वहाँ पे लोगों का होता है। तो एक वो कारण था इस मूवमेंट को लाने का गांधी जी का, जलियनवाला बाग मसकर। दूसरा था रॉलेट एक्ट। तीसरा हुआ यहाँ पर खिलाफत इशू। मुस्लिम जो थे उनमें एक क्या होता है, एक पोस्ट होती है, एक पोजीशन होती है खलीफा करके। खलीफा करके क्या होती है, एक पोस्ट होती है मुस्लिम्स में जो कि उनके प्रॉफिट वगैरह को दी जाती हैं, जो भी उनके महात्मा होते हैं उनको दी जाती है। तो क्या हुआ कि उनके जो है यहाँ टर्की साइड वहाँ क्या हुआ कि उस खलीफा उन्होंने पोस्ट को हटा दिया। तो मुस्लिम ने इंडियन मुस्लिम ने और पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम ने एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट चलता है। तो खिलाफत इशू, जलियनवाला बाग मैसेकर जिसमें बहुत से लोगों इंडियंस को मारा गया जनरल डायर के द्वारा, और रॉलेट एक्ट, ये 3 कारणों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है। नेम से ही स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट ना करना, उनका साथ ना देना। गांधी जी ने भी अपनी एक बुक है हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश रूल तब तक ही रह सकता है इंडिया में जब तक इंडियन उनको सपोर्ट करेंगे। जैसा ही इंडियन अपना सपोर्ट हटा लेंगे, उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तो ब्रिटिश को इस इंडिया को छोड़कर जाना ही होगा। तो इसलिए इंडिया गांधी जी लेकर आए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए इसकी एक एक करके चीज़ें लिखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। तो इसका है, पहले लिखना है इसके कॉज। पहले लिखते हैं इसके कॉज, है ना। कॉज से स्टार्ट करते हैं, कॉजेस। तो लॉन्च्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द, लिखते चलिएगा स्टूडेंट्स आप साथ साथ,
launched as a response launched as a response launched as a response to Jallianwala Bagh, to the Rowlatt Act, second Jallianwala Bagh massacre 1919, Jallianwala Bagh massacre 1919 में जो हुआ बहुत ही खतरनाक था, है ना। अभी भी आप कभी अमृतसर जाइएगा तो अमृतसर में वहाँ पे जलियांवाला बाग के लिए उन्होंने बना के रखा है जलियांवाला। एंड टू सपोर्ट खिलाफत इशू अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज़ बता दें, खिलाफत इशू को क्या करना था, सपोर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एम क्या था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो एम था स्वराज, एम्ड एट स्वराज। दिस मूवमेंट एम्ड एट स्वराज, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं एम्ड एट स्वराज। स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस, SWARAJ, स्वराज इसका मेन एम था। आप नोट कीजिए इतना, फिर आपको और बातें लिखवाते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन कर दिया है, 3 ही कॉज हैं इसके, लॉन्च्ड एज अ रिस्पॉन्स टू रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड टू सपोर्ट खिलाफत इशू। नोट कर लीजिए आप इतना कॉजेस। फिर हम आपको बताते हैं कि गांधी जी ने क्यों इस मूवमेंट को लाने के बारे में सोचा। पहले आप इतना नोट कीजिए कि इसका एम क्या था और ये कब आया। ये आया 1920 में था। क्यों आया, इसके कॉज जलियांवाला बाग मैसेकर, खिलाफत इशू को सपोर्ट करना और रॉलेट एक्ट। चलिए आपने इनको नोट कर लिया होगा। अब एक क्या है, थोड़ा सा लिखते हैं किसके बारे में, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रहा। अब लिखते हैं कि गांधी जी की क्या सोच थी, है ना। गांधी जी ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया। मैंने वैसे आपको बता दिया है कि गांधी ये समझते थे कि जब तक इंडियन सपोर्ट करते रहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी छोड़कर नहीं जाएगी। हमें उनका कोऑपरेशन छोड़ना होगा, उनका साथ देना छोड़ना होगा, तो वो अपने आप भारत को छोड़ के चले जाएंगे। तो इसका मेन आइडिया क्या था गांधी जी का, वो लिखते हैं। व्हाट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी बाबा का मेन आइडिया क्या था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे, ये भी आपको आंसर में लिखना होगा। मेन आइडिया बिहाइंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मेन आइडिया क्या था। इन हिज बुक हिंद स्वराज, इन हिज बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसी बुक है, ये ऑब्जेक्टिव आता है, तो हिंद स्वराज गांधी जी की बुक है। इन हिज बुक हिंद स्वराज, गांधी बाबा ने क्या कहा, गांधी जी स्टेटेड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, British rule in India existed because of what? Because of Indian cooperation। इंडियन उनका साथ दे रहे हैं उनके काम में, इसलिए वो ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर नहीं जा रहे हैं और इंडिया में टिके हुए हैं। इफ इंडियंस रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट, अगर इंडियन ने साथ देना बंद कर दिया, इफ इंडियंस रिफ्यूज्ड, अगर भारतीय साथ देना छोड़ दें, रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट
ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स, ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स, रूल वुड कोलैप्स, वुड कोलैप्स, कोलैप्स, कोलैप्स। नोट करिए स्टूडेंट्स, ये मेन आइडिया था गांधी जी का, उन्होंने क्यों लाया वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वो जानते थे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंडियन उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में है। इंडियन साथ देना बंद कर दें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप ही भारत को छोड़कर चली आई। तो आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मेन आइडिया बिहाइंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये आपका, मेन आइडिया बिहाइंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चलिए, आपने इतना नोट कर लिया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आपने इतना नोट कर लिया होगा। इसको और दे रहा और डिस्कस करते हैं हम, मेथड्स टू प्रोटेस्ट, मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट क्या है। चलिए इसको कर दे रहा करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेथड्स थे प्रोटेस्ट की। ये मैंने आपको अभी तक बताया भी नहीं, अब बताते हैं। 3 मेथड्स थे स्टूडेंट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। पहला था गांधी जी और बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया जो कि कांग्रेस में थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो टाइटल दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो उन्हें टाइटल दिए थे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, है ना, नाइटहुड का, तो उन्होंने अपने अपने टाइटल को छोड़ा, है ना। तो उन्होंने अपने अपने टाइटल का क्या किया, सरेंडर किया, उन्होंने अपने अपने टाइटल छोड़े। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का आप साथ नहीं देना है तो उनके टाइटल भी रख के क्या करेंगे, वो उन्होंने जो हमें उपाधि दी है उनका भी क्या करेंगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ ही नहीं देना। तो पहला आया सरेंडर ऑफ टाइटल्स। दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ कि अब हमें क्या करना होगा, हमें उनकी जो भी है स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं तो उनमें भी नहीं जाना होगा। जो लॉ कोर्ट्स जो है जहाँ इंडियन लॉयर्स काम कर रहे हैं तो वो भी हमें बंद करने होंगे, है ना। तो दूसरा था बॉयकॉट करना, है ना, बॉयकॉट। तो इंडियंस ने क्या किया, बॉयकॉट किया फॉरेन क्लॉथ्स का, पूरी तरीके से उन्होंने बॉयकॉट कर दिया फॉरेन क्लॉथ्स का। जितने भी बाहर से कपड़े आ रहे थे सभी को एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने उसमें आग लगा दी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश क्लॉथ भी अब नहीं पहनेंगे। गांधी जी ने कहा कि खादी लीजिए, उसके कपड़े बनाइए और पहनिए। तो ये उन्होंने कहा, यानी ब्रिटिश क्लॉथ्स नहीं खरीदने हैं, ना पहनने हैं, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल जाना है, इंडिया में नेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करना है, मतलब ब्रिटिशर्स का साथ देना ही नहीं है, ये गांधी बाबा ने कहा पूरे इंडियन से। और क्या हुआ, तीसरा उनका था कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट लाना है। अगर ये 2 चीज़ें हो जाएंगी तो क्या होगा, जो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं, फॉरेन का जो इम्पोर्ट है, यानी बाहर से कोई चीज़ इंडिया में आना, वो भी कम हो जाएगी। अगर हम फॉरेन की चीज़ें कम यूज़ करेंगे तो बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं वो भी कम हो जाएंगी इंडिया में आना। तो ये सारे मेथड्स टू प्रोटेस्ट थे, एक एक करके आपको लिखवाते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की मेथड्स टू प्रोटेस्ट, मेथड्स टू प्रोटेस्ट, क्या क्या मेथड्स थी प्रोटेस्ट की, यही सब मेथड थी कि भाई इनका साथ नहीं देना है तो अपन स्कूल जाना छोड़ दो, लॉयर्स तुम कोर्ट जाना छोड़ दो, और जो कपड़े हैं उनको बंद कर देना। तो पहला मेथड था पहनना ब्रिटिशर्स की, पहला मेथड टू प्रोटेस्ट था सरेंडर ऑफ टाइटल्स, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, पीपल रिटर्न देयर ओनर्स, पीपल रिटर्न देयर ओनर्स, क्या है पहला, पीपल रिटर्न ओनर्स अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट, पीपल रिटर्न ओनर्स, जो भी उन्हें टाइटल वगैरह दिए गए थे वो सब उन्होंने वापस किए, मतलब त्याग दिया। पीपल रिटर्न ओनर्स अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट, अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी दिए थे टाइटल्स वो सब उन्होंने ख़त्म किए कि अब हम इनका नहीं करेंगे। सेकंड था बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट्स, बॉयकॉट्स में पहला था रिफ्यूज़ल टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स, रिफ्यूज़ल टू अटेंड
गवर्नमेंट स्कूल्स, मैं लिख लूँ फिर आप लोग आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस। आपको ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख के आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लॉ कोर्ट्स, लॉ कोर्ट्स, लॉ कोर्ट्स COURTS कोर्ट्स, लॉ कोर्ट्स। फॉरेन क्लॉथ वॉज बॉयकॉटेड, फॉरेन क्लॉथ was boycotted, cloth was boycotted, foreign cloth was boycotted and burned in huge bonfires, and burned in huge bonfires, in huge bonfires, burn in huge bonfires। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने तीनों मेथड आपको लिखवा दिए प्रोटेस्ट की, नोट कर लीजिए। ये आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख के आने हैं फुल मार्क्स के लिए। 3 मेथड थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में प्रोटेस्ट के, कि पहला आप सरेंडर कर दीजिए टाइटल का, दूसरा क्या कीजिए आप, पहला तो आप सरेंडर कीजिए टाइटल्स का, दूसरा फिर आप लोग क्या कीजिए कि वहाँ के जो भी बॉयकॉट कीजिए आप ब्रिटिश के क्लॉथ्स का वगैरह वगैरह, इन सब का भी आप बॉयकॉट करें। बॉयकॉट्स ऑफ व्हाट, क्लॉथ्स ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, फॉरेन क्लॉथ्स। और फिर थोड़ा सा वीडियो में डिस्टर्बेंस आया, उसके लिए सॉरी। तो बॉयकॉट, मेथड्स टू प्रोटेस्ट, सरेंडर ऑफ टाइटल, जो भी उन्होंने हमें ओनर दिए हैं उनको आप रिटर्न कीजिए, उनका यूज़ करना बंद कीजिए। दूसरा चीज़ बॉयकॉट, यानी कि जो भी फॉरेन क्लॉथ आ रहा है उसको बंद कीजिए, है ना, स्कूल जाना बंद कीजिए, जो गवर्नमेंट चला रही है ब्रिटिश और उनको बंद, मतलब उनका साथ देना ही नहीं है, उनको किसी तरीके से इंडियन पैसा उनके पास नहीं पहुंचना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा लॉ कोर्ट्स में लॉयर नहीं जाएंगे फॉरेन क्लॉथ्स, उन्होंने फिर क्या किया, बोनीफायर्स भी करे, बोनीफायर्स जला के, बॉर्न फायर्स, जिसमें उन्होंने कपड़ों को जलाया। अच्छा, अभी एक और मेथड रह गया है, वो आप तो नोट कर लीजिए, फिर हम आपको वो भी लिखवाते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख कर आना है। चलिए इसको करते हैं रफ। अब थर्ड है, थर्ड मेथड। अच्छा, जिन्होंने भी नोट ना कर पाया हो, वहाँ पे एक पॉज का ऑप्शन है यूट्यूब पे, उसका यूज़ करें। और तो यहाँ तक हुई अपनी गांधी बाबा की आधी कहानी। अभी तो पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाकी है ना, वो भी डिस्कस करना है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन में डिफरेंस भी आता है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे आज की वीडियो में। चलिए, तीसरा था इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आएगा। तीसरा था इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि इन सब चीज़ों से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये आएगा कि फॉरेन इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन रिड्यूस्ड, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स रिड्यूस्ड, फॉरेन गुड्स रिड्यूस हो गया, तो ये तो हुआ इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फॉरेन गुड्स का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। अब क्या है, हम फॉरेन चीज़ें कम खरीदेंगे, है ना, इंपोर्ट कम होगा फॉरेन का। अब इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं विथड्रॉल, कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस क्यों लिया। चलिए डिस्कस करते हैं इसको, क्यों लिया वापस। अच्छा, आपको पता ही है गांधी जी का क्या था, सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह करते थे, वो ट्रुथ पे बिलीव करते थे। उनका कहना ये था गांधी जी का कि हमें वायलेंस नहीं करनी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास आर्मी है, पावर है, वैसे हमारे पास मेजोरिटी है, लेकिन हमें वायलेंस नहीं करना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी है, हमें उनसे बिना लड़े, नॉन, है ना, नॉन वायलेंस, अहिंसा के उस पर चल के, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा पे चल के, नॉन वायलेंस पे चल के, नॉन वायलेंस के पाथ पे चल के हमें इंडिपेंडेंस लेना है। तो गांधी जी का मेन मोटिव था नॉन वायलेंस, बिना हिंसा के, अहिंसा पूर्वक ही हमको स्वराज चाहिए, स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस। विथड्रॉल क्यों हुआ, क्यों विथड्रॉल जो हुआ स्टूडेंट्स, मतलब जब वापस लिया गांधी ने, ये वापस लिया उन्होंने 12 फरवरी 1922 को। क्योंकि जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था
चौरी चौरा में एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर्स और अदर इंडियंस। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़े से पुलिस वाले आकर उन्हें रोकते हैं कि आप ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो उनको गुस्सा आता है तो वो पुलिस वालों से लड़ जाते हैं और उस पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। तो ये एक वायलेंस वाला काम हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, पुलिस से लड़ जाते हैं, लड़के उनके पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। वहाँ कुछ 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है लगभग। तो क्या होता है, गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं चाहता हूँ नॉन वायलेंस, लेकिन इंडियंस नॉन वायलेंस चाह ही नहीं रहे, इसलिए वो इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन जब इसको विथड्रॉ करते हैं तो बहुत सारे लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स एंड अदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस जो हैं वो अपोजिट में चले जाते हैं गांधी जी के, कि इतना बड़ा मूवमेंट था, पूरे इंडियंस आपके साथ थे, फिर भी आपने इस मूवमेंट को क्यों बंद किया। लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब क्या हो जाते हैं, गांधी जी के अपोज में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है विथड्रॉल का कॉज। चलिए विथड्रॉल नोट करते हैं। गांधी जी कॉल्ड ऑफ का मतलब बंद करना इस मूवमेंट को। कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ये ME है, मूवमेंट इन फरवरी 1922, इन फरवरी 1922, फरवरी 1922 में इन गांधी जी ने इसको वापस लिया मूवमेंट को। आफ्टर द चौरी चौरा, इसको बच्चे छोरी छोरा भी कहते हैं, लेकिन ये चौरी चौरा है इस जगह का नाम, चौरी चौरा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, चौरी चौरा इंसिडेंट वेयर पीसफुल प्रोटेस्ट टर्न्ड इनटू वायलेंस। जहाँ शांतिपूर्ण जो प्रोटेस्ट होता है वो वायलेंस में चेंज हो जाता है, टर्न्ड इनटू वायलेंस, टर्न्ड इनटू वायलेंस turned violent and a police station was burned। turned violent है ये, turned violent where a police station was burned। यहाँ एक पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी जाती है बाइंड। पुलिस स्टेशन was burned, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको एज इट इज़। ये हो गया इसका विथड्रॉल और ये होगा इसके मेथड्स टू प्रोटेस्ट। तो आपको ये सब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको लिख कर आने हैं। अगर क्वेश्चन आता है नोट कर लीजिए इसको। अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, डिफाइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट इट्स कॉजेस, राइट मेथड्स टू प्रोटेस्ट, राइट विथड्रॉल, तो आपको ये सब लिख के आना है 5 मार्क्स में। नोट कर लीजिए। यहीं पे अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है फिनिश। अब आता है अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी ये दोनों मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको दोनों ही लिखवा दे रहे हैं अभी आपको। चलिए इसको करते हैं अब और अब डिस्कस करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि गांधी ने 1930 में स्टार्ट किया। और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग स्टूडेंट्स होती है कहाँ से? डांडी मार्च से। इसको डांडी मार्च, अच्छा इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ यही था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कि सर क्या करना है, कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन किसी लॉ को ब्रेक नहीं किया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था,
कि कोऑपरेट तो करना ही नहीं है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, तो देना ही नहीं है, साथ ही साथ लॉस को भी ब्रेक करना है, कॉलोनियल लॉस। तो इसकी स्टार्टिंग होती है, गांधी जी डांडी मार्च करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, साबरमती से चलते हैं, डांडी पहुंचते हैं 240 माइल चल के अपने 75 और 78 फॉलोअर्स के साथ। वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं, वहाँ पर जाकर नमक बनाते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट होती है सॉल्ट मार्च के साथ। सॉल्ट मार्च में बहुत सारे लोगों को साबरमती से लेकर चलते हैं, लगभग 74 और 75 फॉलोअर्स के साथ। साबरमती से 240 मील्स दूर जाकर वो क्या करते हैं, डांडी पहुंचते हैं, जो कि एक कोस्टल एरिया है जहाँ पे समुद्र का पानी आता है। वहाँ जाकर बढ़िया से एक तबेले में आग लगा के, तंबू लगा के बढ़िया गांधी जी पहुँचते हैं वहाँ, बढ़िया 74 फॉलोअर्स के साथ बढ़िया तंबू लगाते हैं, आग लगाते हैं, वहाँ पे तबेला रखते हैं, पानी को उबालते हैं और वहाँ पे जाकर नमक बनाते हैं। तो गांधी जी ब्रेक करते हैं सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ क्या था कि इंडियंस नमक नहीं बना सकते, उन्हें ब्रिटिश का ही लेके यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन गांधी नहीं मानते, कहते हम तो ब्रेक करेंगे। गांधी बाबा जो चीज़ ठान लेते हैं, आपको पता है, वो तो वो करके ही रहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना है तो करना है, उन्होंने ठान लिया और उन्होंने ब्रेक भी किया, उसको तोड़ा उन्होंने सॉल्ट लॉ को बाद में। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी वहीं से स्टार्ट होती है। सॉल्ट मार्च जो हुई थी वो 12 मार्च 1930 को होती है, वहीं से ही हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। अच्छा, ये क्यों आता है, क्या रीज़न होते हैं सॉल्ट लॉ को तोड़ने के, और गवर्नमेंट को गांधी जी नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेकर क्यों आए? रीज़न ये था कि जो इरविन थे वायसराय, उन्होंने गांधी जी की 11 डिमांड्स को मना कर दिया। गांधी जी ने उनके सामने 11 डिमांड रखी थी। और लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज, एक लाहौर सेशन होता है 1929 में, जिसको मैप में लोकेट करने के लिए भी आता है। जो लाहौर है वो पाकिस्तान की साइड है। तो लाहौर में क्या होता है, एक सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वायसराय लॉर्ड इरविन इसको मना कर देते हैं और गांधी जी की 11 डिमांड्स जो होती हैं कि सॉल्ट लॉ नहीं लगना चाहिए, आप हमारे जितने भी लीडर्स जेल के अंदर हैं उन्हें बाहर कर दीजिए, और बहुत सारी डिमांड्स। तो वो सारी डिमांड को वो रिफ्यूज़ कर देता है। और यही कारण होता है कि फिर गांधी जी कहते हैं हम एक और मूवमेंट लाएंगे, बहुत खतरनाक मूवमेंट लाएंगे, इस बार हम पूरी ब्रिटिश सरकार को हला कर उनको भगा देंगे। तो वो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का। चलिए उसको डिस्कस करते हैं, उसके रीजंस, उसके मेथड्स टू प्रोटेस्ट एंड इट्स विथड्रॉल डिस्कस करते हैं। इस मूवमेंट ने भी पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया था। इस मूवमेंट का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये 1930 से 1934 तक चलता है, 1930 से 1934। अब इसका क्या है रीज़न, पहले रीज़न नोट करते हैं, है ना। मैंने आपको बता तो दिया ये लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड का, और जो है 11 डिमांड्स का ना मानना वायसराय के द्वारा। इसके कॉज थे, पहला कॉज था ट्रिगर्ड बाय द रिजेक्शन ऑफ TRI, ये टी है स्टूडेंट्स, है ना, TRIGGERED, ट्रिगर्ड बाय द rejection of, triggered by the rejection of 11 demands of Gandhiji, 11 demands to Viceroy Irwin, वायसराय जो थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया था, वायसराय कौन होता था, इंडिया भेजा जाता था, है ना। क्या था, ब्रिटिश रूल चल रहा था, तो इंडिया भेजा जाता था एक ना एक को बना के कि आप वहाँ देखिए इंडिया वाले कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे थे। ये वायसराय थे इरविन, तो इन्होंने गांधी जी की 11 डिमांड को रिजेक्ट किया। एंड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, एंड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ये हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, COM,
कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट लाहौर सेशन, एट लाहौर सेशन 1929, एट दी लाहौर सेशन। ये क्वेश्चन भी आता है लाहौर सेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, है ना। एट द लाहौर सेशन 1929, लाहौर सेशन 1929। लाहौर सेशन का मैप में भी लोकेट करने के लिए आता है 5 मार्क्स के मैप में, है ना, आपके SST में। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसकी आपको बिगनिंग लिखवाते हैं, बिगनिंग कैसे हुआ। चलिए बिगनिंग नीचे जगह है, नीचे लिखते हैं इसकी बिगनिंग, फिर आप एक साथ नोट कर लीजिएगा। बिगनिंग और नोट करा देते हैं। बिगनिंग, बिगनिंग इसकी कैसे हुई, GINING, बिगनिंग। स्टार्टेड विद द फेमस सॉल्ट मार्च, स्टार्टेड with the famous salt march, salt march जिसमें गांधी जी ने लौ तोड़ा था, with famous salt march, डांडी, डांडी मार्च भी कहते हैं, ऑन सॉल्ट मार्च, जैसे डांडी मार्च भी कहा जाता है, डांडी मार्च, डांडी मार्च ऑन मार्च 12 1930। कब होता है ये, मार्च 12, ऑन मार्च 12, ये डेट है उसकी, डेट क्वेश्चन में आती है। ऑब्जेक्टिव मार्च 12 1930 को गांधी जी ने डांडी मार्च किया, सॉल्ट मार्च किया। गांधी जी वॉकड 240 माइल्स, गांधी जी भले ही बूढ़े थे, ताकतवर बहुत थे भैया, गांधी जी भले ही बूढ़े थे बच्चों, लेकिन ताकतवर बहुत थे। तो गांधी जी वॉकड, उस उम्र में भी उन्होंने 240 माइल्स चला। गांधी जी वॉकड 240 माइल्स, वॉकड 240 माइल्स। ये आपका थोड़ा सॉल्ट मार्च के बारे में हो गया। 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू डांडी, फ्रॉम साबरमती टू डांडी, टू डांडी, टू डांडी, टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, टू ब्रेक द लॉ, टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, सॉल्ट, टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने आपको बिगिनिंग और जो है इसके कॉज लिखवा दिए। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर डिस्कस करते हैं इसकी भी मेथड्स टू प्रोटेस्ट। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स क्विकली, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कॉज क्या कॉज थे कि गांधी जी के 11 डिमांड्स को इरविन ने नहीं माना, पूर्ण स्वराज की डिमांड को नहीं माना, तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च निकाली, सॉल्ट लॉ को तोड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया में किसी लॉ को तोड़ा गया। गांधी जी भले ही बूढ़े थे, पावर बहुत थी, 240 माइल्स चल गए और उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। बहुत ही खतरनाक ये था काम, है ना। तो आप इसको नोट कीजिए कि कोई व्यक्ति सॉल्ट लॉ को तोड़ रहा है। ब्रिटिशर तो वैसे ही समझते थे गांधी जी बहुत पावरफुल है ना। चलिए इसको करते हैं रब, और अब डिस्कस करते हैं मेथड्स टू प्रोटेस्ट ऑफ दिस। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, और नहीं कर पाए हो तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं, इसके मेथड। अच्छा स्टूडेंट्स, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के होता है। उसमें मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि खिलाफत इशू था। इसमें मुस्लिम का पार्टिसिपेशन कम है ना। इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हुआ था। पहली बार इतना वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था किसी मूवमेंट में, वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं मेथड्स टू प्रोटेस्ट। मेथड्स टू प्रोटेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहला था ब्रेक लॉ, मेथड्स टू प्रोटेस्ट। तो पहला यही मेथड था गांधी जी का कि अब हमको ब्रेक करने हैं लॉ। पहला मेथड था ब्रेकिंग लॉज,
नियमों को तोड़ना है, कॉलोनियल नियम्स, कॉलोनियल लॉज को, ब्रेकिंग लॉज, ब्रेकिंग लॉज। एज इट इज आपको नोट करके आना है। अनलाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को NCM लिख रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अनलाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगर आपको ये एन समझ ना आ रहा हो तो इसको अच्छा बना देते हैं। अनलाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीपल वर आस्क्ड टू, अनलाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीपल वर आस्क्ड टू, इसमें गांधी जी ने लोगों से कहा था, पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, ब्रेक कॉलोनियल लॉज, कॉलोनियल लॉज का तोड़ने को गांधी जी ने साफ साफ कहा कि आपको कॉलोनियल लॉज तोड़ने हैं, सच एज द सॉल्ट लॉ एंड फॉरेस्ट लॉज, सच एज फॉरेस्ट लॉज एंड सॉल्ट लॉ। दो लॉ आपको बिल्कुल तोड़, ऐसे लॉ, सॉल्ट लॉ और फॉरेस्ट लॉ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं उनको तोड़ना है। सेकंड था इसमें पार्टिसिपेशन, रिफ्यूज़ल ऑफ टैक्सेस। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें गांधी जी ने ये भी कहा कि अब अपन को टैक्स भी नहीं पे करना है, रिफ्यूज़ल टू टैक्सेस। यानी गांधी जी ने किसानों से कहा, पीसेंट्स जो थे इंडिया के, पीसेंट्स ऑफ इंडिया वर रिफ्यूज्ड, पीसेंट्स रिफ्यूज टू पे, पीसेंट्स से मना किया था कि आपको टैक्स नहीं पे करना है, पीसेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस लाइक, टू पे टैक्सेस लाइक लैंड रेवेन्यू, है ना, जो ज़मीन का कर देते थे, एंड चौकीदारी टैक्स। ये दो टैक्स अब आपको पे नहीं करने, चौकीदारी टैक्स और लैंड रेवेन्यू अब ये पे नहीं करना है, ये भी गांधी जी ने कहा, चौकीदारी टैक्स। आप ये 2 पॉइंट नोट करें, फिर आपको 2 और लिखवाते हैं इसके बाद वाले। तो पहला मेथड ये था कि हमें ब्रेक करने हैं लॉस, तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, फॉरेस्ट लॉस को ब्रेक किया। फिर कहा गांधी जी ने कि अपन को टैक्सेस नहीं पे करने हैं, तो किसानों से कहा कि अब आप लैंड रेवेन्यू मत दीजिए, ज़मीन का कर उन्हें मत दीजिए, और आप उन्हें चौकीदारी टैक्स मत दीजिए। ये टी है, TAX टैक्स। नोट दिस क्विकली, पॉज करके नोट करें स्टूडेंट्स वीडियो को, फिर आपको और चीज़ें लिखवाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज़ एग्जाम में लिख कर आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसको करते हैं अब और डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड टू प्रोटेस्ट और फोर्थ मेथड टू। मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन था, है ना, तो वो भी आएगा मेथड्स टू प्रोटेस्ट में। किस बार महिलाएं भी थीं, वुमेन ही बहुत बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही थी। चलिए इसको लिखते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन। वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन। मैंने आपके लिए स्टूडेंट बहुत ही मेहनत करके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इनको आप एज इट इज़ लिख के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वुमेन पार्टिसिपेशन, दिस मूवमेंट सो लार्ज स्केल, दिस मूवमेंट सो large scale participation of women, वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इतनी ज़्यादा वुमेन का किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इतनी ज़्यादा वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेट
किया था। लेकिन स्टूडेंट्स ये मूवमेंट भी जो है वो विथड्रॉ होता है, इसको भी गांधी जी वापस लेते हैं, सस्पेंड कर देते हैं कुछ समय के लिए, मतलब वापस तो नहीं लेकिन इसको सस्पेंड करते हैं, कुछ देर के लिए इसे बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो गांधी जी होते हैं उनका इरविन के साथ एक बातचीत होती है जिसमें इरविन कहता है आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए, वहाँ पे आपकी डिमांड्स को माना जाएगा, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करिए वहाँ आके, आप जो भी वहाँ पे आपके डिमांड्स रखेंगे वो माने जाएंगे। तो गांधी इरविन पैक्ट की वजह से इस मूवमेंट को गांधी थोड़ी लेके बंद कर लेते हैं, सस्पेंड करते हैं, और वो भी लिख लेते हैं अपन क्यों विथड्रॉ किया, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट टेम्पररली सस्पेंडेड आफ्टर द टेम्पोररीली, परमानेंटली नहीं, टेम्पोररीली सस्पेंडेड आफ्टर व्हाट, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी और इनकी बातचीत होती है, गांधी इरविन पैक्ट होता है। इरविन कौन है? वायसराय है, तो गांधी इरविन पैक्ट, ये डब्लू है यहाँ पे, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी एग्रीड मार्च 1931 में, कब था ये? मार्च 1931 में हुआ था, मार्च 1931 में ये पैक्ट हुआ। गांधी जी अग्रीड टू अटेंड, गांधी जी agreed to attend second round table conference, CON। गांधी जी एग्री हो जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, तो सस्पेंड कर देते हैं इस मूवमेंट को। तो यहाँ पे होता है अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ख़त्म। और अब अपन डिस्कस करते हैं दोनों के बीच डिफरेंस, जो कि क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 2024 या 25 में ही पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप इसको नोट करिए क्यों ये सस्पेंड हुआ, क्या क्या मेथड्स टू प्रोटेस्ट थे, है ना। इसमें पहली बार कभी लॉ ब्रेक हुआ इंडिया में, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही हुआ था लॉ ब्रेक। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इनमें डिफरेंस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस। डिफरेंस भी आपको 5 मार्क्स में ही आएगा, तो 5 मार्क्स के लिए आपको लिखवाते हैं। डिफरेंस हो या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस, ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में ही आएंगे। और भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो आ सकते हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, डिफरेंस between non-cooperation NCM and civil disobedience movement, disobedience movement, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CDB, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं दोनों की। तो एक तरफ है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM और एक तरफ है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं। पहला इनका है एम, पहला पॉइंट है एम। तो ये एम्ड एट स्वराज, इसका एम था पूर्ण स्वराज, एम्ड एट पूर्ण
पूर्ण स्वराज, स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यहाँ पे इंडिपेंडेंस। दूसरा था इनका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था रिफ्यूज़ल, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखवाते हैं रिफ्यूज़ल टू कोऑपरेट विद गवर्नमेंट, रिफ्यूज़ल टू कोऑपरेट with government, रिफ्यूज़ल टू कोऑपरेट, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था रिफ्यूज़ल टू कोऑपरेट, एंड ब्रेक लॉज। यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव थे कि अब लॉ भी तोड़ना है और हमें रिफ्यूज़ल करना है किससे, मतलब कोऑपरेट तो करना ही नहीं है और अब हमें लॉ को भी ब्रेक करना है, तो रिफ्यूज़ल एंड ब्रेक लॉज ये ऑब्जेक्टिव था। तीसरा पॉइंट है मुस्लिम पार्टिसिपेशन, तीसरा पॉइंट आता है मुस्लिम पार्टिसिपेशन, मुस्लिम पार्टिसिपेशन, मुस्लिम पार्टिसिपेशन। हायर, यहाँ पे हाई था, इस वाले में हायर ड्यू टू खिलाफत इशू, क्योंकि यहाँ पे खिलाफत इशू था, ड्यू टू खिलाफत इशू के समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मैंने आपको शुरू में ही बताया खिलाफत इशू था, खिलाफत इशू। और इसमें क्या था, इसमें जो था वो लो ड्यू टू, यहाँ पे हाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लो था कोऑपरेशन, ये डिफरेंस चल रहा है ना, यहाँ पे लो था लो ड्यू टू कम्यूनल, COMMUNAL, ये लास्ट में एन लिखा हुआ है, कम्यूनल डिस्टेंसेस की वजह से इसमें जो है वो लो था किसका पार्टिसिपेशन, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन, कम्यूनल डिस्टेंसेस की वजह से इसमें पार्टिसिपेशन जो था वो कम था। आप पहले इन 3 पॉइंट को नोट कीजिए, फिर 4th और 5th पॉइंट भी आपको लिखवाते हैं। इन 3 पॉइंट को नोट कीजिए पहले आप, फिर आपको 4th और 5th पॉइंट लिखवाते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एम था स्वराज, इंडिपेंडेंस, उसका एम था पूर्ण स्वराज। इसमें रिफ्यूज़ल हुआ कोऑपरेशन का विद गवर्नमेंट, इसमें रिफ्यूज़ल एज वेल एज व्हाट, लॉ को भी तोड़ा। इसमें हाई था मुस्लिम पार्टिसिपेशन, क्योंकि खिलाफत इशू था। यहाँ पे जो है लो था क्योंकि कम्यूनल डिस्टेंसेस बढ़ने लगी थी, हिंदू मुस्लिम विवाद इंडिया में बढ़ने लगा था, तो इस वजह से। चलिए, आपने इनको नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कीजिए। फिर इसको करते हैं रफ और डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट्स। चलिए, इनको करते हैं रफ और डिस्कस करते हैं वुमेन रोल। चलिए, इनको करते हैं पहले, अदर पॉइंट डिस्कस करते हैं। वुमेन रोल, एंड ऑफ द मूवमेंट कैसे होगा वो, और वुमेन रोल, दो चीज़ें अपन को डिस्कस करनी है। चलिए, यहाँ पे जो वुमेन रोल था वो बढ़ चढ़ के आ रहा था, है ना। यहाँ पे अब 4th पॉइंट जो है वो है वुमेन रोल कम था यहाँ पे, है ना। पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड, यहाँ पे पार्टिसिपेशन कम था वुमेन का, तो पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ही कम था, पार्टिसिपेशन लिमिटेड, यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं कर रही थी। लिमिटेड, और यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। कैसा, मैसिव पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट्स, मैसिव पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट, मैसिव पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट्स।
PROTESTS। यहाँ पे वुमेन ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। फिफ्थ पॉइंट है इनके एंड से रिलेटेड, एंड ऑफ द मूवमेंट से रिलेटेड। एंड ऑफ मूवमेंट, किस तरीके से एंड हुआ मूवमेंट, तो इसका एंड हुआ था एंडेड ड्यू टू चोरी चोरा वायलेंस। एंडेड ड्यू टू, एंड हुआ था इसका ड्यू टू चोरी चोरा, ड्यू टू चोरी चोरा वायलेंस, चोरी चोरा वायलेंस, चोरी चोरा वायलेंस। और यहाँ इसका एंड हुआ था, इस मूवमेंट का क्या हुआ था, सस्पेंडेड ड्यू टू गांधी इरविन पैक्ट। ये सस्पेंड हुआ था, ना कि एंड, सस्पेंडेड ड्यू टू गांधी इरविन पैक्ट, ड्यू टू गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट की वजह से ये जो है सस्पेंड हुआ था। नोट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में। चलिए आज का टॉपिक तो यहीं पे होता है स्टूडेंट्स, ख़त्म। अब कुछ लिमिटेशंस भी थे वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लिमिटेशंस क्या थे वो भी आपको बता देते हैं कि कुछ लिमिटेशंस थे इन दोनों के। क्या लिमिटेशंस थे कि कुछ थे इंटरनल डिविजन्स, जैसे कि जो बिजनेस वाले थे, बड़े बड़े लोग थे, रिच पर्सन्स, वो तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट में, लेकिन जो वर्कर्स थे वो अभी भी दूर ही थे मूवमेंट से, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। मतलब एलिट क्लास तो पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन बड़े जो छोटे छोटे वर्कर्स वगैरह वो पार्टिसिपेट नहीं कर। दूसरा था सोशल गैप्स, मतलब जो दलित्स वगैरह थे वो अपने आप को अभी भी एलिनेटेड समझ रहे थे, अलग समझ रहे थे कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा सपोर्ट हिंदूज कास्ट, हाई कास्ट को कर रहा था। तीसरी चीज़ थी, लेकिन गांधी जी ने फिर भी बहुत बढ़ चढ़ के इनका रोल बढ़वाया दलित्स का, उनको हरिजन की टाइटल दी, है ना। तो गांधी जी ने उनका रोल बढ़वाया, BR अम्बेडकर को लेके आए वो, है ना। और थर्ड था कि कम्युनल डिस्टेंसेस बढ़ने लगे थे, हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होने लगा था, तो हिंदूज अलग चल रहे थे, मुस्लिम अलग चल रहे, हिंदूज कांग्रेस और मुस्लिम लीग चलाने लगे थे, पाकिस्तानी डिमांड। तो ये थे हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नोट कर लीजिए इसको आप, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को आज यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको ये समझ आया हो, आपको ये नोट्स हेल्पफुल रहे आपके एग्ज़ाम में, एज इट इज़ आपको लिख के आने हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।